हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने थोड़ा सा यूके टैक्सेशन की इंट्रोडक्शन वगैरह हमने देखे थे कि भी क्या क्या चीजें होती हैं, टैक्स रेट्स वगैरह ये चीजें हमने देखी थी। किसी को अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। आपने जिससे भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज आप रेज हैंड ऑप्शन यूज किया करें, आपका नाम कॉल किया जाएगा एंड देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम स्टार्ट पे 5-7 मिनट थोड़ा वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरीज अबाउट द लास्ट लेक्चर, फील फ्री टू आस्क। अपना रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप सर। जी एडवोकेट साहब, जी शेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर। सर मेरा ना छोटा सा क्वेश्चन है इंटरेस्ट इनकम के हवाले से। जी पूछे। सर इंटरेस्ट इनकम के बारे में आपने बताया था कि अगर जो इंडिविजुअल है वो बेसिक रेट बैंड में अगर फॉल कर रहा है तो उसकी जो 1000 पाउंड जो है वो उस पे वो नहीं देगा टैक्स। 0% टैक्स लगेगा। जी 0% लगेगा। तो सर अगर एक सपोज करें कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5000 है या 10,000 है। हम्म। ठीक है। तो हम इसमें से 1000 और वो बेसिक रेट में कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो हम 1000 को माइनस करके फिर ऐड करेंगे बाकी जो 9000 है उसको। नहीं नहीं नहीं, 1000 लिखेंगे उस पर हम 0% टैक्स ऐड करेंगे और रिमेनिंग जो होंगे ना 9000, उसके ऊपर आप 20% जो भी आपका टैक्स रेट लगेगा वो अप्लाई करेंगे। सही। ठीक। ठीक है। तो सर अगर हम 1000 को ऐड ही ना करें 9000 को ऐड करके उस पे चार्ज कर दें टैक्स तो ऐसा नहीं हो सकता? सर ये चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं हो सकती ना, एक रूल है ना, उन्होंने एग्जाम्प्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा विल बी टैक्स्ड एट 0%। ठीक है। सही। और ये जो है ना, ये 1000 जो आप जिस पे आप 0% टैक्स ले रहे हो, ये आपका स्लैब कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, जो 37,700 का स्लैब है ना, 1000 पे 0% आप लगा रहे हो ना, तो आपका स्लैब है 37,700 से रिड्यूस होकर 36,700 पे आ जाएगा। वो ऑक्युपाई करेगा आपके उसको, क्या कहते हैं, बैंड को। ठीक है ना। वो जब एग्जाम्प्ट होता तब आप उसको शो ही ना कराते। सही। ठीक हो गया सर। अरसलान साहब, क्विक रिव्यू तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आपके लिए लेक्चर अवेलेबल है, आप वो डिटेल में देख लें। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा उसमें। आज उससे रेलेवेंट हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज हम एम्प्लॉयमेंट इनकम देखेंगे, टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो बेहतर आपके लिए होगा आप अगर प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आते तो बहुत अच्छा होता। नहीं किया तो खैर आज कर लीजिएगा। ठीक है। जी। एएमएस ग्लोबल साहब। जी अंजुम। अच्छा सर, अब सर मुझे मेरा तो भी जो नाम नजर आएगा मैं तो वही बोलूंगा सर। ठीक है। ए फॉर जो पहला ए है वो अंजुम है। अच्छा। सर मैं तो मैं किस किस का नाम याद रखूं? कोई बात नहीं, ठीक है। आपने अच्छा। आपने थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी और मैं 50 बंदों का नाम याद रखूं? सही है, नहीं सही नहीं, इंसाफ है आपका। आप ना कह रहे, मैं मेहनत कर लूंगा। अच्छा, मेरा भी इंटरेस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, कि इस पे इंटरेस्ट पे जो परसेंटेज है वो क्या थी, वो नहीं मुझे समझ आई। वो मतलब जो रूटीन की 20% है वही वाली उसमें आएगा या उसकी अलग से कोई परसेंटेज थी? हमने तो ऐसा इजी कर दी कि इंटरेस्ट रेट की टैक्स रेट्स डिफरेंट है, 20, 40, 45 की है। यानी वही सेम टैक्स। जो जो टैक्स यस। रेट्स हैं वही इस पे अप्लाई होते हैं? यस, सिर्फ डिविडेंड की चेंज है, बाकी सब के सेम है। ओके, ऑल राइट, ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट, डन। अच्छा, मैं आप लोग के साथ थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मुझे एक सेकंड। अच्छा सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। यार आप लोग अभी तक कंपटीशन में फंसे हुए, अभी तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं तो सवाल ही नहीं है, ये तो आप पता नहीं कभी काम आएंगे भी या नहीं। चले पूछे पूछे, कोई मसला नहीं। कैन सर क्वेश्चन इनकम। सर ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। इंटरेस्ट इनकम क्या? सर लेट सपोज अगर टोटल नेट इनकम हमारी 30,000 पाउंड है और इसमें जो इंटरेस्ट हम्म। इनकम है ये 2,000 पाउंड है।
और ये बेसिक रेट कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो वैसे तो 20% टैक्स चार्ज होगा। तो सर इसको इंटरेस्ट इनकम में सर अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा बता दें। चलो, करते हैं। जी, अब आप मुझे बताएं क्या कह रहे हैं आप, इनकम क्या है आपकी? सर टोटल नेट इनकम है 30,000 पाउंड। अच्छा, इसमें से आपने पर्सनल अलाउंस लेस कराया या नहीं? लेस किए हुए हैं सर। इसमें आपके पास इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इनकम सर 2,000 पाउंड। इसमें आप पहले करो, बैंड कर लो, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट का 1,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर बेसिक रेट बैंड में आपका ये 30,000 आ जाएगा, और आपका बेसिक रेट बैंड आ जाएगा जो रिमेनिंग के इंटरेस्ट पे। ये ऐसा होता नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के पर्पज से कह रहा हूँ, ठीक है। और इस पे आपका 0% टैक्स लगेगा, इस पे भी 20%, पे भी 20%। जी। तो सर मतलब अगर बेसिक में आ रहा है तो 1,000, मतलब इंटरेस्ट इनकम में 1,000 हमने ऐड ही नहीं करना, मतलब वो एक साइड पर है। और अगर हायर रेट में आ रहा है तो फिर हमने 500 जो है वो ऐड नहीं करना। सर आपकी कंप्यूटेशन में आएगा, अब आप थोड़ा सब्र करें। हम जब सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे ना, शायद उसकी प्रेजेंटेशन आपको समझ आ जाए, मेरी शायद आपको समझ नहीं आ रही है। सर ये भी बैंड ही है, लेकिन ये 0% बैंड है। सही। ठीक है, ये भी बैंड ही है। आप जो कह रहे हो इंक्लूड ही नहीं करना, ये आप गलत कह रहे हैं कि इंक्लूड ही नहीं करना, इंक्लूड करना है आपको। उस पर टैक्स 0% लग रहा सही, ठीक हो गया सर। है, बताना तो है ना। अब आप ये कह रहा चाह रहे हो कि मैं चमासी को बताऊंगा कि मेरा इंटरेस्ट इनकम है ही 1,000 पाउंड, क्यों? क्योंकि 1,000 आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो। आप उसको बताओ कि मेरी इंटरेस्ट इनकम 2,000 पे, जिसपे 1,000 पे 0% लग रहा है, और रिमेनिंग 1,000 पाउंड पे मेरा 20% या 40 जो भी मेरा स्लैब बनेगा उसमें जाएगा। बताओ सही, तो ना चमासी को कि मेरा इंटरेस्ट है कितना टोटल। ठीक हो गया सर। जी हर्ष भाई, आपको क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर बिल्कुल डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, अगर तो ज़ीरो बैंड है फिर भी, क्योंकि उन्हें बताना तो है कि ये कमाई हुई है। लेकिन सर ये जब आपने मुझे यहाँ पे जब शो कराया है, तो सर इसके अंदर अलाउंस जो है वो नहीं डाला। सर अगर आप क्लास में कब आए आप? सर मैं शुरू से हूँ। तो मैंने उनसे पूछे इसमें से पर्सनल अलाउंस लेस कराया या नहीं, उन्होंने कहा मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रिटर्न में नहीं गिवन। ठीक है, थैंक यू। तो उन्होंने मुझे, मैंने लिखा टोटल नेट इनकम, मैंने ग्रॉस इनकम तो नहीं लिखी ना अपनी। सही है सर, थैंक यू। एम्प्लॉयमेंट इनकम सेट पे हम सर जाते हैं। अच्छा यार, एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपको क्या बताऊं, एम्प्लॉयमेंट इनकम ही होती है कोई भी बंदा जो यूके में जॉब कर रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी कंपनी के साथ कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहा है। जी हर सर, रहमान साहब आप जल्दी से फरमाएं ताकि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। सर मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये टैक्सेशन को डील करते हैं सर, इनकी कौन सी बुक है?
यार बुक बुक फिलहाल छोड़ दो। ऐसा सारी चीजें एक दिन पे ना सीखो। ऐसा जी ऐसा जी सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। आप एक दिन सर। में हर एक चीज सीखने की कोशिश ना करें, ठीक है। सर हर सही एक है चीज सर, बताऊंगा, शुक्रिया। आराम आराम से हर एक चीज बताऊंगा, ठीक ठीक है। है सर, शुक्रिया सर। ओके। एम्प्लॉयमेंट इनकम। यूके में कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, चाहे वो किसी कंपनी के साथ कर रहा है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल सोल ट्रेडर के साथ जॉब कर रहा है, उसको उसकी सैलरी अगर वो टैक्स ब्रैकेट में फॉल करती है तो उससे हर महीने टैक्स भी डिडक्ट होता है। साल डिडक्ट हुआ है वो शो कराओगे, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। नॉर्मली अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि आपसे इतना टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है कि आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निल हो चुकी होती है। अच्छा, अब अगर मैं सैलरी की यहाँ पे बात करूँ तो सैलरी में हमारे पास मल्टीपल चीजें आ सकती हैं, जिसमें आपकी ग्रॉस सैलरी भी आती है, इसमें आपके पास कमीशंस भी आते हैं, इसमें आपके पास बोनसेस भी आते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, कोई भी मतलब जो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंडर आ सकती है ना, वो चीज, वो सारी की सारी आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट बनता है, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज जो हमें देखने को मिलती है, हमारे पास कुछ फॉर्म्स आते हैं, जिसमें प्यारे भाई हमारे पास पहला आता है P60 फॉर्म, P11D फॉर्म और P45 फॉर्म, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास होता क्या क्या है। कंटेज मतलब कि P60 में आपको क्या चीज नजर आती है, P11D में क्या चीज नजर आती है, और P45 में आपको क्या नजर आता है। अगेन हम अगर अपने टैक्स शेयर की बात करें तो हमारा ये हमारा टैक्स शेयर है सर, ठीक है। इसमें आपकी आती है ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग बोनस मोनस, जो भी चीज आपको मिली वो सारा कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। आपकी सैलरी से आपको जो हर महीने तनख्वाह मिल रही है, जैसे आपकी 2000 पाउंड है, जैसे आपसे 200 पाउंड हर महीने का टैक्स कट रहा है, आपको 1800 पाउंड नेट सैलरी मिल रही है। जो 200 पाउंड आपसे टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसका हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या सादा जुबान में इसको, HMRC की जुबान में हम इसको कहते हैं PAYE, एंड इट स्टैंड्स फॉर पे एज यू अर्न, ठीक है, पे एज यू अर्न। इसमें आपके पास ये चीज है, ठीक है, P60 में। और हमारे पास काम की चीज कोई नहीं होती सिवाय ग्रॉस सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा, P11D में आते हैं। P11D में क्या आपके पास आता है, तो इसमें आते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स, या मैं इसको कह सकता हूँ नॉन कैश बेनिफिट्स। नॉन कैश बेनिफिट्स से मेरी मुराद क्या है, आपने नोट किया होगा, अपनी जॉब कर रहे होते हो, आपको ऑफिस की तरफ से या आपकी कंपनी की तरफ से गाड़ी दी गई होती है, घर दिया होता है रहने के लिए, या आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा होता है, आप कोई लोन बेनिफिशियरी लोन वगैरह दिया जा रहा होता है, या कोई वैन आपको प्रोवाइडेड है यूज करने के लिए, ठीक है। इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, ये भी टैक्सेबल होते हैं, इन पे टैक्स लगता है, और वो इंफॉर्मेशन आपकी शो होती है P11D। अब ये शो किस तरह होती है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नॉन कैश बेनिफिट। आपका सवाल यहाँ पे बनेगा कि भाई जो बेनिफिट है उसमें मतलब किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होती है, उसकी वैल्यू किस तरह से बनती है। होता ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी प्रोवाइडेड है जैसे 10,000 पाउंड की, ठीक है। तो अब गाड़ी ये तो नहीं कि आपने 1 साल के लिए यूज की, या
गाड़ी की यूजफुल लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। तो HMRC करता क्या है, उस गाड़ी के बेनिफिट को, अब देखो आपने तो अपनी जेब से पैसे नहीं दिए ना, लेकिन HMRC क्या करता है, उस बेनिफिट को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके आपको, आपके लिए एक एनुअल बेनिफिट कैलकुलेट कर लेता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको उतनी अमाउंट के पैसे मिले हों, ठीक है। मतलब उसको पैसों में कन्वर्ट करता है, लेकिन होता वो एक्चुअली बेनिफिट है। अब आपको गाड़ी दी गई है, अब गाड़ी को आप किस तरह टैक्सेबल बेनिफिट शो करा सकते हो, आपने पूरे साल में जो गाड़ी इस्तेमाल की है ना, उसको HMRC कैलकुलेट करता है एक मॉनेटरी टर्म में कि यार, जैसे आपने 1,000 पाउंड की आपने गाड़ी इस्तेमाल की है, तो उस 1,000 पाउंड पे आपको इनकम टैक्स देना होता है यूके में। अब वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो भी हम देखेंगे। वो अवेलेबल कहाँ होता है, वो पी फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ओके। P45 फॉर्म में भी ये चीजें ही होती हैं, लेकिन फिर P60 और P45 में फर्क क्या हुआ, इसको हम एक और नाम भी लेते हैं, एम्प्लॉय लिंक सर्टिफिकेट। सही। अब ये होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है। करते कराते मैं जॉब कर रहा हूँ, लेट्स से ABC लिमिटेड के साथ, फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड के साथ जॉब कर रहा हूँ। अब मैंने रिजाइन दे दिया ऑन लेट्स से 31 अगस्त 2024 पे मैंने रिजाइन दे दिया। तो अब मैंने ABC लिमिटेड में कितना काम किया, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून जुलाई अगस्त, 5 महीने मैंने स्टिल ABC लिमिटेड में काम। ABC लिमिटेड क्या करेगा, वो मुझे इशू करेगा P45 फॉर्म, सही है, जिसमें वो शो करेगा ग्रॉस सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड। कौन सी, जितना अरसा इस टैक्स ईयर में आपने काम किया है इन ABC लिमिटेड, मतलब फ्रॉम अप्रैल टू 31 अगस्त। आप चूंकि ABC लिमिटेड के साथ हैं, तो ABC लिमिटेड आपको ये फॉर्म देगा P45 फॉर्म। इसमें ये शो होगा कि इन 5 महीनों में अप्रैल से लेकर अगस्त तक आपने जो हमारे साथ काम किया, हमने आपको इतनी तनख्वाह दी और आपसे हमने इतना टैक्स डिडक्ट किया है। अच्छा, P60 फॉर्म किस बंदे को मिलता है, ये उस बंदे को मिलता है जो टैक्स ईयर एंड पे जिस एम्प्लॉयर के पास होता है। अब देखो, जिस तरह ABC लिमिटेड से इसने रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो इसको मिल गया P45। अब ये चला गया जैसे XYZ लिमिटेड के पास। अब XYZ लिमिटेड से भी काम कर रहे करते करते 5 अप्रैल 2025 गुजर गया, मतलब टैक्स ईयर एंड पे मैं जॉब कर रहा हूँ XYZ लिमिटेड के पास, तो मुझे मिलेगा P60 फॉर्म। इट इट ऑल मैटर्स कि आप ईयर एंड पे जिस एम्प्लॉयर के पास हो, वो आपको P60 फॉर्म देते, फिर बेशक आपने आधा साल काम किया, या 1 साल काम किया, या पिछले 10 सालों से काम करते आ रहे हो। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर आप जॉब चेंज करते हो, तो आपका एक्स एम्प्लॉयर आपको P45 फॉर्म से नवाजेगा। जी सर। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं है तो पूछ ले, फिर आपको ये फॉर्म्स भी दिखाता हूँ। जी हाँ साहब। सर ये जो फॉर्म है ये विद इन अ टैक्स ईयर अगर दिया जा रहा है तो ये सिर्फ 5 मंथ्स का होगा, ये थ्रू आउट टेन्योर का होगा? सर अगर आप एक एम्प्लॉयर साथ काम ही 31 अगस्त तक आपने किया है, तो जी सर। फ्यूचर की सैलरी कैसे प्रोटेक्ट करेगा कि आप दूसरी जगह जाके कितनी सैलरी लोगे, ना उसका मैं दर्द सर है वो। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब टैक्स ईयर शुरू हुआ है तो उससे पहले भी तो काम किया है, तो उसका भी ये इशू करेंगे या सिर्फ इसी टैक्स ईयर का इशू करेंगे? देखो, अब मैं ABC लिमिटेड के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। तो जब ये नया टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ और पिछला टैक्स ईयर खत्म हुआ, तो उसने मुझे मेरे P60 फॉर्म तो दिया होगा ना, ठीक है। सही है। अब नेक्स्ट ईयर में मैं आ गया, ये 24-25 में आ गया, अब मैं काम कर रहा हूँ, अब अगर ये भी मैं पूरा करूंगा तो मुझे मेरा एम्प्लॉयर P60 फॉर्म देगा। लेकिन सर चूंकि मैं बीच में छोड़ के चला गया, मैंने साल पूरा ही नहीं लगाया, बजान मुझे P45 फॉर्म मिल जाएगा कि भाई इस डेट तक आपने मेरे साथ काम किया है इस टैक्स ईयर में, और इस टैक्स ईयर में मैंने आपको जितनी तनख्वाह दी और जितना टैक्स मैंने आपसे डिडक्ट किया, ये लो उसका प्रूफ।
ठीक हो गया सर, यानी कि करंट टैक्स ईयर का ये बनता है। ऑब्वियसली जब आप रिजाइन करोगे ना तब तक आपको जी मिलता है सर। ना, ठीक स्टार्ट है ऑफ सर। टैक्स ईयर से टिल डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है सर। जी इंजमाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम सर। ये है कि जो P45 फॉर्म जो है वो ज़रूरी है पिछले एम्प्लॉयर से लेना अगर हम न्यू जगह जब एम्प्लॉयमेंट पे जाएं, और अगर हम वो P45 जो एम्प्लॉयर हमें इशू ना करे तो उस केस में जो हमारी नेक्स्ट जॉब होगी क्या वो सेकंड जॉब कंसिडर होगी? सेकंड जॉब तो आपकी वैसे भी कंसिडर होगी। बाय द वे अगर आपका एम्प्लॉयर आपको P45 फॉर्म नहीं भी देता तो आप HMRC से ले सकते हैं, क्योंकि इसका डाटा HMRC के पास होता है। ओके ठीक है, सही है, थैंक यू। और ये आपका एम्प्लॉयर आपको दे देता है, उसको कौन से पैसे लग रहे हैं इस चीज पे, तो इसमें वो सर आपको टैक्स देता है। कोड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो मतलब बेसिक जो है वो 1257L है, बाकी जो जो टैक्स कोड्स हैं क्या वो किस करना है टैक्स कोड का? अ, मतलब ये है कि अगर एक पे स्लिप जो है, चूंकि एम्प्लॉयमेंट इनकम डिस्कस हो रही है, अगर एक पे स्लिप हमें एक्सप्लेन कर दें तो आइडिया हो जाएगा। वो जब हम पेरोल में जाएंगे तब हम आपको पे स्लिप्स भी दिखा देंगे, पेरोल करना भी सिखा देंगे। फिलहाल टैक्स कोड अवन मुझे नहीं पता, और ना जो बंदा यूके का काम कर रहा है उसको टैक्स कोड का कुछ नहीं पता कि टैक्स कोड जी, HMRC किस बेसिस पे आपको इशू करता है। ठीक है, वो ये ठीक है होता है सर। आपकी टैक्स लाइबिलिटी जितनी बन रही होती है, HMRC जस्ट अपने रिकॉर्ड के लिए एक कोड आपको इशू करता है। और चूंकि पेरोल आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होते हैं, अब जब वो कोड एंटर करते हो आपका टैक्स उस कोड के मुताबिक फिर डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। जिस आपने कहा 1257 आपका 1257L, ये बेसिक टैक्स कोड होता है, मतलब आपका बेसिक रेट पे आपसे टैक्स कटेगा। अब कोड जब आपका चेंज होता है, ऑब्वियसली HMRC के पास कोई ना कोई ऐसा डाटा, ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जिसकी वजह से आपका टैक्स कम या ज्यादा कटना चाहिए, दैट्स व्हाई वो आपको नया टैक्स कोड इशू करती है। और उसका पेरोल से ताल्लुक है, उसके आपके टैक्स रिटर्न वगैरह से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक ये भी चीज़ है ना कि अगर HMRC ने टैक्स आपका ज़्यादा काट लिया तो वो रिफंड भी आपको कर सकते हैं। मतलब करते कोड हैं। आपका 1257L ही रहता है, ऐसी कोई चीज़ वो है? बिल्कुल वो बिल्कुल आपको टैक्स रिफंड करते हैं और लाजमी करते हैं। ये ठीक है, थैंक यू। जी मोहसिन साहब फरमाएं। सर, जो नॉन कैश बेनिफिट्स हैं इनकी अमाउंट क्या ग्रॉस सैलरी के अंदर P60 में ऑलरेडी इंक्लूड होगी या नॉन कैश बेनिफिट्स में हमें अलग से दिखाई जाएगी? सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश सैलरी, ठीक है। जी। पैसों की मद में जो आपको चीजें मिली होती है, जिस तरह बोनस हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी होगी, वो चीज आपकी P60 का पार्ट बनती है। और नॉन कैश बेनिफिट जो है ना, ये आपके पार्ट बनते हैं, अल्लाह भला करे आपका उसमें P11D। राइट, इनको मतलब अलग अलग से दिखाया जाता है। राइट यस। सर, थैंक यू। थैंक यू। नो इशू। जी वकार साहब आप भी पूछ लें, मैं थोड़ा सा वो P60 P11D ढूंढ रहा हूँ। जी मैं ये पूछ रहा था कि इसमें हम P45 में सैलरी और ये तो ऐड हो गई, लेकिन जो टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं जो 5 महीनों में या 6 महीनों में यूज़ किए, तो वो इसमें इंक्लूड होंगे या वो अलग से शो? नहीं, वो अलग इशू आपको होता है। वो आपको बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, वो आपके लिए अलग इशू होता है, क्योंकि वो तब तक ही आपको प्रोवाइडेड होता है जब तक आपने काम किया होता है। ठीक है। ठीक है, तो वो भी उसी में, क्योंकि आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए तो वो 5 महीनों का पहले एम्प्लॉयर का और बाकी महीनों का दूसरे एम्प्लॉयर का शो होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो मुझे एक सेकंड में मेरा, अच्छा, ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल P60 सर्टिफिकेट है, ठीक है। और बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन HMRC के पास भी होती है, और ये आपके एम्प्लॉयर आपको इशू करता है। अगर एम्प्लॉयर लेस से नहीं दे रहा और आपको जरूरत है तो आप HMRC से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको आपके एड्रेस पे भेज देता है। सर ये हमारा नाम आ गया, क्रिस्टीन और बेला जेवा जो भी नेम है हमारा, ठीक है जी। नाम आ गया एम्प्लॉय का, ये उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या चीज होती है सर? ये एक किस्म का आप कह सकते हो ये आपका वर्क परमिट हो गया है। मतलब अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है तो आप यूके में लीगली काम नहीं कर सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि यूके में स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होते हैं, तो वो
पता कैसे लगता है? वो आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर से पता लगता है। वो जब HMRC से वेरीफाई करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि भाई इसके लिए ये फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, 20 या रिड्यूस वर्क कर सकते हैं ना। खैर, ये आपका एक किस्म का लीगली यूके में काम करने के लिए आपको ये नंबर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। आपकी जो मेन चीजें जो होती है ना, अच्छा, अभी किसी ने, आई बिलीव हारिस भाई आपने पूछा था कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं और दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो आप अपने एक्स एम्प्लॉयर से P60 फॉर्म लेते हो, और वो P60 फॉर्म लेके जहाँ आप न्यू जगह पे जाते हो जॉब करने के लिए, उसको आप अपना P60 पकड़ा देते हो कि सर ये मैं पिछली जगह छोड़ के आया हूँ, ये मेरे P45 फॉर्म है, सॉरी, ठीक है। वो क्या कर देता है, वो अपने रिकॉर्ड्स में वो मेंशन करता है, और यहाँ पे आपके लिए मेंशन होता है कि इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आपकी सैलरी इतनी थी और इतना आपने टैक्स डिडक्ट हुआ। अच्छा, एक चीज हमेशा माइंड में रखे, ये फॉर्म्स जो है ना, ये HMRC के टैक्स ईयर के मुताबिक बनते हैं, ठीक है सर। आपके जो टैक्स ईयर चला, जिस तरह ये 23 है ना, 5 अप्रैल 2023, तो ये 22-23 का जो टैक्स ईयर था ना, ये उसका है actually, ठीक है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2000, सॉरी, 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023 तक इसकी जितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी वो ये है। और अगर ड्यूरिंग द ईयर इसने ज्वाइन किया होगा तो यहाँ पे जब से ज्वाइन किए है वहां से लेके टैक्स ईयर एंड तक जितनी उसने इनकम जनरेट की है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो यहाँ मेंशन होगी, और यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। और अगर आपने P45 भी प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे आपकी P45 की फिगर्स भी वो लिख देता है। अब यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है, ये आपके पास पे का सेक्शन आ गया, ये टैक्स डिडक्टेड का सेक्शन आ गया। इन दिस एम्प्लॉयमेंट, वो कह रहा है आपने इतनी सैलरी ली है, 24,185 पाउंड एंड 98 पेंस, और आपसे जो टैक्स अभी तक डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो है 2,321 पाउंड एंड 20 पेंस, ठीक है। टोटल फॉर द ईयर भी आपका सेम आ रहा है, बिकॉज कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये चीजें अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं, ये बाद में होंगी, इसके लिए फिलहाल आप इग्नोर करिए। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर की डिटेल आ जाती है। ये एबी ज्वेलरी किचन एंड बेडरूम्स लिमिटेड इस पर जॉब करता है या करती है, ये उसका एड्रेस आ गया। और ये एम्प्लॉयर पेई का रेफरेंस है। अब एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस क्या चीज होती है? तो सर मैंने आपसे कहा कि आपके पेरोल का जो रिकॉर्ड है ना, आप HMRC से जमा कराते हो, तो इट मीन आप HMRC के साथ रजिस्टर्ड हो। आपसे मुराद मेरी कौन है? कंपनी या एम्प्लॉयर, ठीक है। अब ये जो एबी ज्वेलरी किचन एंड बेडरूम्स है, ये HMRC के साथ खुद को रजिस्टर कराती है कि भाई मेरी कंपनी है या मेरा सोल ट्रेड बिजनेस है, मेरे एम्प्लॉयज हैं जिनको मैंने हायर किया, उनकी मैं सैलरीज एंड उस पर जो टैक्स होगा वो हम आपको मंथली जमा कराएंगे, ठीक है। तो जब आप इस चीज के लिए खुद को रजिस्टर करते हो तो HMRC आपको एक यूनिक पेई रेफरेंस नंबर देता है, जिससे HMRC आप, अगर जब आप सबमिशन करते हो या पेमेंट करते हो तो HMRC आपको इस पेई रेफरेंस नंबर से पहचानता है कि ओ, ये इस कंपनी की है। एंड ये जो उसकी डिटेल हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये हो गई है, ये डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट की तरफ से वो होती हैं। तो अगर इनमें से आपको कुछ पे मिल रही होती है तो आपके लिए यहाँ पे अलग से मेंशन होती है। और अगर आप ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लोन लिया होता है गवर्नमेंट से, उसका HMRC ऑटोमेटिकली, या जो भी यूके गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी से थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपसे डिडक्ट करती रहती है उस लोन के अगेंस्ट, ठीक है। सर तो ये आपका स्टूडेंट लोन वगैरह, इंटरनेट का सर मसला है इधर। आवाज़ दो तीन अभी हमें आपने क्या बोला है हमें समझ नहीं है सर। हैंग हुआ है। बाकी को आवाज सही आ रही? हरीश भाई आपको आवाज आ रही? सर नहीं, हैंग हुआ है। सर आपका जो है ना वो इंटरनेट हैंग हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ओके। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि
अगर आपको ड्यूरिंग देयर कोई स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे आपको मिली है तो वो यहाँ पे आपके लिए मेंशन होती है। पैटर्निटी पे अगर आपको मिली वो यहाँ मेंशन होती है। शेयर्ड पेरेंटल पे या अडॉप्शन पे या गवर्नमेंट पे कोई इस तरह की अगर आपको एक्स्ट्रा पे मिली है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए अलाउ होती है, आपके एम्प्लॉयर आपको पे करता है, तो वो यहाँ पे अलग से मेंशन होती है। बात कर रहा था स्टूडेंट लोन की। स्टूडेंट लोन क्या चीज होती है? आप जब पढ़ रहे होते हो यूके में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हो, वहाँ पे लोग गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके। और उस लोन की रिपेमेंट तब होती है जब वो जॉब कर रहे होते हैं और उनकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होने लग जाती है, तो आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी अमाउंट उस लोन की रिपेमेंट स्टार्ट हो जाती है। और वो लोन की रिपेमेंट जो है ना, आपके पास यह मेंशन होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन लोन लिया तो यहाँ मेंशन होता है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लोन लिया तो यहाँ पे मेंशन होता है। इट्स जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, और ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए आपके टैक्स रिटर्न में होता है। इसका आपके टैक्स लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी? अब बताए P60 में अगर किसी को समझ नहीं आई, फारिस साहब फरमाएं। सर एक चीज़ कंफर्म करनी है, ये जो आपने लिखा हुआ है इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, जिस वक्त हमें प्रीवियस एम्प्लॉयर से P45 फॉर्म मिलेगा तो सिर्फ वही यहाँ पे हमने पुट करना है ना? आपने नहीं पुट करना। ये ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर है वो जब पेरोल रन करता है वो उसका ये हेडेक होता है, ठीक है। हम चूंकि अभी एज एम्प्लॉय या अपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं जो अपनी टैक्स रिटर्न बना रहा है, तो ये चीजें एम्प्लॉयर खुद ही करके देता है, ये फॉर्म वही देता है। अब लेट्स से ठीक, आपने जिस तरह एबीसी लिमिटेड छोड़ी और आप XYZ में आए, तो लेट्स से आप XYZ के साथ ईयर एंड तक अवेलेबल थे, तो उसने आपको ये ठीक, P60 फॉर्म दिया। लेकिन चूंकि आपने जब वो EBC छोड़ी थी, आपने P45 जो है अपने न्यू एम्प्लॉयर को दी, तो वो आपको आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की फिगर्स भी यहाँ लिख देता है। और यहाँ पे आपके पास टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम फॉर देयर भी बता देता है और टैक्स डिडक्टेड फॉर देयर भी बता देता है आपको। सही सर। जी हर साहब। जी सर। सर मेरा सवाल ये कि ये सर ये जो स्टेचुटरी पेमेंट्स जो है सर, ये एम्प्लॉयर को सर इसका उसको सर किस तरह पता लग जाते हैं कि गवर्नमेंट इसको इतने पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे? पैसे आप नहीं देने होते, लेकिन गवर्नमेंट आपको फिर फंड करती है ये चीज। अब जाहिर बात है अगर कोई फीमेल है वो मैटरनिटी पे गई हुई है, तो जाहिर बात है वो एप्लीकेशन देगी कि यार मुझे छुट्टियां चाहिए, मैं मैटरनिटी पे है, वो ऑफिस नहीं नहीं आएगी, ठीक है। अब जिस तरह यूके में नॉर्मली 6 मंथ आपको मैटरनिटी पे मिलती है, आप 6 महीने की आपको छुट्टियां मिलती है। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो जी 3 मंथ्स प्री डिलीवरी होता है, 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी आपको ऑफ होता है, और उसके दौरान आपको एक बेसिक HMRC की तरफ से जो एक स्टैंडर्ड एक अमाउंट होती है वो आपको मिलती है। सर, ये बेसिकली मतलब अलाउंसेस हैं सारे? अलाउंस नहीं कह सकते इसको, आप सैलरी ही कहो तो बेहतर है, बिकॉज इट्स योर सैलरी। ठीक है सर, ठीक है। एनीवन, किसी को P60 में कोई कंफ्यूजन? मेन आपकी जो काम की चीज होती है, एम्प्लॉय नेम आ जाता है, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उसकी टोटल सैलरी, ठीक हो गया। और ये आपका एम्प्लॉयर, ये पे रेफरेंस नंबर, एम्प्लॉय की डिटेल, और अगर कोई स्टूडेंट लोन की, ये स्टूडेंट लोन की अगर कोई डिडक्शन हो रही है, ये चीज आपके टैक्स रिटर्न में जाती है और इससे की आपको जरूरत होती है। सर ये था हमारे पास P60। ये हमारे पास एक और एम्प्लॉय का मेरे पास P45 पड़ा हुआ है। ये अगर आप देख भी ले, इधर टॉप पे लिखे हुए डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लिविंग वर्क, ठीक है सर। अब ये अगर आप ये फॉर्म्स में आप लोग साथ शेयर कर लूंगे, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अगर कोई चीज समझना है तो मुझसे बेशक डिस्कस कर ले। अब नाम है उसका जी सैंड्रा मिशम, नाम है उसका मिसेस सैंड्रा मिशम। ये एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया, ये वही जो P60 पे आप इंश्योरेंस नंबर देख रहे थे, अभी ये सैंड्रा मैडम का इंश्योरेंस नंबर आ गया। ये अब जिससे जॉब कर रही है उसका एम्प्लॉय पे रेफरेंस नंबर आ गया। ये एग्जैक्ट वही चीज है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब चूंकि ये दो डिफरेंट एम्प्लॉयज है, दो डिफरेंट कंपनीज का है, दैट्स व्हाई रेफरेंसेस चेंज है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास सारी के टोटल पे जो इस ईयर में इसको मिली है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर से, वो मिली है £9,198.06। और जो टोटल टैक्स इससे डिडक्ट हुआ है वो है £1,001। ठीक है जी।
अच्छा, एम्प्लॉय प्राइवेट एड्रेस हमारे पास आ गया, एम्प्लॉय पोस्ट कोड आ गया हमारे पास, एम्प्लॉयर डिटेल और एच हैंडलिंग लिमिटेड के साथ ये जॉब करती है, ये करती थी क्योंकि जा चुकी है, ये उसके एड्रेस आ गया, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई उसकी, और लिविंग डेट ये। ठीक है जी। अब ये जो अब ये वाला जो P45 है, ये हमारे पास है 23-24 का, चूंकि रैंडम मैंने उठाए हुए हैं, तो दैट्स व्हाई ये दूसरे टैक्स ईयर के। अब ये जो है ना 6 अप्रैल 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक का P45 फॉर्म है। तो अगर एक बंदा 14 जुलाई 2023 को छोड़ के गया, तो मतलब उसने इस टैक्स ईयर में जो काम किया है, ये जो सेंट्रल मैडम है, इसने आर्केच हैंडलिंग के साथ जो काम किया वो किया अप्रैल का महीना, मई, जून और जुलाई के मिड में चली गई। ठीक है, तो 3.5 महीने तकरीबन इसने काम किया, तो 3.5 महीनों में उसकी ग्रॉस सैलरी इतनी बनी थी, और उससे इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो लेट्स से अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक बंदा है जिसने जो ये जॉब कर रहा था, ये छोड़कर वो इस कंपनी के पास जॉब करने शुरू हो गया था, तो क्या होगा, उसकी एक एम्प्लॉयमेंट ये कंसिडर की जाएगी P45 वाली, ठीक है, जो कि छोड़ के चला गया था, और सेकंड एम्प्लॉयमेंट ये कंसिडर की जाएगी जिसका P60 हमें मिला है। ठीक है जी। एनीवन, किसी को P45 में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी हारिस भाई फरमाएं। माजर सर, मैं सवाल कुछ ज़्यादा पूछता हूँ, आई होप बाकियों को भी समझ आ रही होगी। सर, ये जो आपने अभी सेंट्रल मैडम की बताई, जो पेरोल थी जो 3 महीने की थी, तो सर ये 3 महीने में अराउंड 9,000 इन्होंने यहाँ से कमाए, और जो टैक्स इसके ऊपर डिडक्ट किया गया वो अराउंड 1,000 था। तो सर जी लेट्स से आगे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं की, और पूरे साल जी। में इनकी यही सैलरी थी, लेकिन ये हाँ। टैक्स अलाउंस से कम बनती है, और फिर भी इसके ऊपर जो टैक्स है वो तो ऑलरेडी कट चुका है। तो रिफंड बन जाएगा इसका। चल, मतलब रिफंड भी ये लोग देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी ओके। नाउ दिस इज P11D फॉर्म एक्चुअली। ये है P11D एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट 22-23, ये भी थोड़ा सा पुराना है बट गुजारा कर ले फिलहाल के लिए। ठीक है जी। अब ये एम्प्लॉयर नेम है सर, ये इसका नाम है फ्रीडम फैक्ट्री लिमिटेड। एम्प्लॉयर पे रेफरेंस जो है वो ये आ गया हमारे पास, एम्प्लॉय नेम रॉबिन क्लार्क आ गया, ये उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास आ गई। ठीक है जी। अब इसमें इसको जितने भी टैक्सेबल बेनिफिट मिले होंगे, नॉन कैश बेनिफिट्स, वो सारे के सारे, ये जो आपको A B C D E F G H, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स है। ठीक है जी। और इसमें आप आपने कौन सी वैल्यू लेनी है जिस पर आपने टैक्स पे करना है, वो ये जो ग्रे कलर के बॉक्सेस आपके लिए हाईलाइटेड है ना, ये बॉक्सेस आपके टैक्सेबल होते हैं। ठीक है जी। इस तरह ये हो गया, ये हो गया, इसमें भी खैर ये वैल्यू जो होती है ना, ये आपके टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद अब ये एफ में मोटर व्हीकल है, तो ये 9 बॉक्स में इसने ये मॉनेटरी वैल्यू लिखी हुई है, तो आपकी सैलरी में ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट बनेगा 1,634 पाउंड। तो मैं आप लोगों को डिटेल में भी बताता हूँ कि इसमें P11D में किस किस तरह के बेनिफिट्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब जो पहला टैक्सेबल बेनिफिट हमें नजर आ रहा है सर, तो अगर आप थोड़ा देखिए, वो लिखो कि एसेट ट्रांसफर्ड और प्रॉपर्टी गुड्स और अदर एसेट। अगर एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कोई एसेट ट्रांसफर किया गया, मतलब कंपनी का था लेकिन एम्प्लॉय को दे दिया, ठीक है, चाहे वो गाड़ी घर वगैरह कुछ भी हो, मतलब उसके नाम कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे उसके एसेट की डिस्क्रिप्शन की जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू वगैरह। खैर ये चूंकि आपके काम की चीज फिलहाल नहीं है, तो दैट्स व्हाई इस पे आप अपने फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करें। आपके लिए जो रेलेवेंट चीज होगी वो इस बॉक्स में आनी चाहिए। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर कोई चीज नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि ये बेनिफिट इसको नहीं मिला। अच्छा, बी क्या है? पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर एम्प्लॉयर ने कोई पेमेंट कर दी है, तो ये भी हमारे पास खाली आ रहा है, ये भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि सर कोई बेनिफिट उसको मिला ही नहीं है। वाउचर्स या क्रेडिट कार्ड अगर दिए होते तो उसका बेनिफिट यहाँ मेंशन होता। लिविंग एकोमोडेशन, अगर उसको रहने के लिए कोई घर फ्लैट वगैरह दिया हुआ है, तो उसकी पूरे साल की मॉनेटरी वैल्यू निकाल के यहाँ पे आपके लिए मेंशन होती। माइलेज अलाउंस वगैरह अगर दिया होता है, जैसे अगर एम्प्लॉय अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं ऑफिस के लिए, तो एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर रहा होता है, तो वो भी आपके लिए अगर उससे ज्यादा देता है, क्योंकि HMRC के एक स्टैंडर्ड माइलेज अलाउंस है वो एग्जाम्प्ट होता है, उससे अबव अगर आपको मिल रहा होता है तो आपके लिए टैक्सेबल होता है। जो टैक्सेबल होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है आपके लिए। कार एंड फ्यूल बेनिफिट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है कि जनाब कार कार वन एंड कार टू। अब कार टू में कुछ नहीं आ रहा है, कार वन में आ रहा है। इट मीन्स कि एक गाड़ी इस एम्प्लॉय को दी हुई है जो कि RAD4 PHEV है। इस तारीख को एक गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये कि आजकल आप लोग भी पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत सुन रहे होंगे। ये यूके में बहुत पहले से है और इसका बहुत असर और रसूख होता है यूके में, आपके टैक्स पे भी। हमारे ये सारी चीज आपको मैं जब इसकी डिटेल बताऊं कि हम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आपको तब समझ आ जाएगी। इंजन साइज 2487 पाउंड, मतलब 2500 गाड़ी है। अच्छा, डेट कार वाज अवेलेबल, मतलब इस बंदे को गाड़ी दी कब गई थी। अब हमने देखो, हम टैक्स बेनिफिट देख रहे 22-23 का, मतलब 6 अप्रैल 2022 से, लेकिन इसको गाड़ी दी कब गई? 25 अगस्त 2022। इसने इस्तेमाल कब की? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तकरीबन 5 महीने से इस्तेमाल की है, ठीक है। ये फिर गाड़ी की इंफॉर्मेशन, कितनी प्राइस है उसकी, कैश इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी बन रही है, तो जो उसके लिए टैक्सेबल बेनिफिट बन रहा है ना उस 5 महीने का, वो है 1634 पाउंड। मतलब इतने पैसों का आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक टैक्सेबल बेनिफिट दिया हुआ है इन द शेप ऑफ मोटर व्हीकल, और ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल है। इसके ऊपर आपने HMRC को टैक्स पे करना है, ठीक है। इस तरह आप नीचे आते जाए आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं। अगर अच्छा, अब ये कार बेनिफिट है, अगर गाड़ी के साथ आपको फ्यूल भी अवेलेबल होता है तो ये टोटल कैश इक्विवेलेंट और अमाउंट फॉर गॉन ऑन फ्यूल, अगर आपको गाड़ी के साथ फ्यूल भी दिया होता तो फ्यूल बेनिफिट यहाँ पे मेंशन होता। अगर आपको वैन और वैन का फ्यूल प्रोवाइडेड है, वो यहाँ लिखा होता। इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन अगर दिए होते वो यहाँ आ रहे होते। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रीटमेंट अगर आपको दी होती वो यहाँ आ रही होती। सर्विस सप्लाईज, एसेट्स प्लेज, एम्प्लॉयड, मतलब डिफरेंट तरह के जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे यहाँ पे आपके लिए मेंशन होते हैं। लेकिन अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है? इसको एक गाड़ी प्रोवाइडेड है जिसका टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द टैक्स ईयर बन रहा है 1634 पाउंड। इसके ऊपर ये रॉबिन क्लार्क साहब ने टैक्स पे करना है अपनी टैक्स रिटर्न में। एनीवन किसको अगर इसमें समझ नहीं आई तो प्लीज आप। जी जैन सफीर साहब। सर आपसे एक सवाल ये था कि ये जो डिफरेंट आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कार है या कार है जो भी है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी हमने उसको निकालनी होती है या उसका कुछ और तरीकाकार होता है, या HMRC ने कोई दिया हुआ है उसका तरीकाकार क्या है कि जो मार्केट ये वैल्यू निकालने का। ये आपका एम्प्लॉयर कैलकुलेट करता है, ठीक है जी। ऑब्वियसली हर एक बेनिफिट के लिए HMRC की अपनी गाइडलाइन है उसके लिए। ये आपका एम्प्लॉयर कैलकुलेट करके आपको जी। सॉरी, कौन पूछ रहा था सवाल? ये- जी जी जैन सर, मैं बात पूछ रहा था ये जी कि जो जैन जो भाई। बेनिफिट्स हैं उनकी बेनिफिट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कौन तय करता है, एम्प्लॉय करता है या HMRC करती है, या कौन करता है? देखो, गाइडलाइन तो जाहिर बात है HMRC की तरफ से होती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एम्प्लॉयर की होती है, ठीक है। अब वो कैलकुलेट जी जी करता है और वही आपको असाइन करता है। मैं आपको जो कुछ बेसिक है, जिस तरह मोटर व्हीकल हो गई है, लिविंग एकोमोडेशन हो गई है, इस तरह के जो बेसिक है जो रेगुलर आपको देखने को मिलते हैं ना, उसकी मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन करना बता दूंगा। लेकिन आपके, मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में इस्तेमाल होगा ये चीज कैलकुलेट करना। लेकिन जैसे एक नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको बता जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। जी इंजराम साहब।
सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्वेश्चन है या इसमें जो P11D फॉर्म जो है ये उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में हमारी वेल्थ स्टेटमेंट होती है, और P60 फॉर्म बेसिकली आपकी पूरी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है उसका रिकॉर्ड है पूरे साल में। यार मुझे तो पाकिस्तान टैक्स का इतना पता नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं है। P11D में सिर्फ एक चीज अवेलेबल होती है, वो क्या होती है, अगर आपको आपकी जॉब की वजह से कोई एसेट इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, चाहे वो गाड़ी है, घर है, या कोई वैन आपको दी हुई है, या आप कोई इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट रेट पर आपको आपका एम्प्लॉयर लोन देता है, तो ये आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं और इस पे आपको HMRC को टैक्स देना है, बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया सर, ठीक है थैंक यू। ठीक। जी। और किसने जी जमाम साहब आप भी पूछ लो सवाल। जी मेरा ये फिलहाल यही क्वेश्चन था, इसके बाद अभी मैं एक दो चीजें ज़हन में आ रही मैं पूछ लेता हूँ आपसे सर बाद में। ओके। जी AMS साहब फरमाएं। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये जो टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं, ये वाले जो अब हम नॉन कैश वाले भी देख रहे हैं, इसकी डिडक्शन भी मतलब एवरी सैलरी के साथ हो जाती है? नहीं, इसकी डिडक्शन ये आपको साल के आखिर में पे करना होता है। ये टैक्स आपने खुद ही HMRC को जब आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हो तभी आपने पे करना होता और ये कौन करवाएगा? ये लाइक एम्प्लॉई खुद से करवाएगा? है। ठीक है। ये करवाएगा कौन? एम्प्लॉई करवाएगा? जाहिर बात है, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आपको आपने इसके ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक हो जी गया। आपने टैक्स पे करना है एम्प्लॉय ने। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो आवाज रही आ रही थी। है आपको मेरी? नहीं, कुछ प्रॉपर नहीं आई थी, दोबारा बता दीजिए। जी बुशरा फरमाएं। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय को इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा साल के आखिर में। ओके, ऑल राइट। हेलो बुशरा आपको जी, मैंने आवाज आ ये रही पूछना था। है? हाँ प्लीज जी माइक आप। अनम्यूट करें बुशरा और सवाल पूछें। हाँ जी, मैंने ये पूछना है। एक तो पता नहीं अगर सारे एग्री करते हैं तो हम ये ना क्वेश्चन ना लिख लें और हम एंड पे कर लिया करें ना, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा स्मूथ चलेगा हमारा लेक्चर, हम रुक जाते हैं। दूसरा मेरी ये अगर क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं तो मेरा भी ये क्वेश्चन था कि गाड़ी तो चलिए उसने यूज कर ली, उसका उसको टैक्स का बेनिफिट आ गया 1600। अगर किसी ने फ्री लोन दिया है, लाइक मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने 2000 पाउंड दे दिया कि जो मैंने अगले 6 महीनों में इसको वापस भी करना है। अब इसका हम्म। मतलब है कि मुझे 2000 जो मिल गया है उसमें मैं 20% टैक्स दे रही हूँ। ठीक है, इससे तो बेहतर नहीं है कि मैं इंटरेस्ट मार्केट से ले लूँ लोन। एक्चुअली देखिए, आपको उस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना। उसका जो यूजेज है उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसके ऊपर आप उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। अब जिस तरह आपको 45,000 पाउंड की गाड़ी दी गई है और उसके ऊपर हाँ आपके लिए जी, टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट किया गया है 1600 पाउंड, और 1600 का 20% आपने टैक्स पे करना है। इसी तरह लोन तो कैश आइटम है, उसकी भी फिर वैल्यू डिटरमिन होगी कि कितनी कैश की उसकी वैल्यू होगी। लाइक 2000 मुझे लोन मिला है, उसने मुझे स्लैब भी शायद बढ़ा दी जी हो या कुछ बढ़ा दिया हो, तो टैक्स मेरी 2000 पे ऊपर मैं 20% दे रही हूँ, मतलब वो मैंने अगले 6 माह में वापस भी करना है। देखिए, हर एक टैक्सेबल बेनिफिट के लिए जो बेनिफिट है ना, जो अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। लोन के लिए डिफरेंट है, गाड़ी के लिए डिफरेंट है, फ्यूल के लिए डिफरेंट है। वो जो बेसिक है वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो आप जो जिस तरह बात कर रही कि 2000 का आपने लोन लिया है जो आपके 6 महीने में वापस भी कर दिए, आप 2000 का 20% टैक्स देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो उसका डिफरेंट तरीकेकार है। अगर ऐसा हो तो फिर तो ये बेनिफिट तो ना हो, ये तो नुकसान हुआ आपके लिए। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। चलें ठीक है। ओके।
अच्छा, राइट नाउ मैं अभी आपको जो है ना वो सॉफ्टवेयर की थोड़ा सा डेमो वर्जन लेके दिखाता हूँ। और काइंडली जरा स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी। और इंशाल्लाह इसी पे ही फिर हम जो है ना फर्दर फिर अपनी टैक्स रिटर्न की प्रैक्टिस भी करेंगे। आपने ये सबसे पहले सर्च करना है गूगल पे आईआरएस एलिमेंट डेमो। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। अच्छा, ये आपके पास पहला ये सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा irs.co.uk का आईआरएस एलिमेंट क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस पे आपने क्लिक करना है। इंजमाम भाई काइंडली अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर ले तो बेहतर हो जाएगा। जी सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, नहीं हो रहा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। असल में सॉरी गाइस, आप लोग को तो पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे यहाँ लाइट आती जाती चीज है। ठीक है, तो लाइट अब दोबारा ही तो स्क्रीन दोबारा स्विच हो गई है। माजरत इसके लिए। इंजमाम भाई अभी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर, आ रही है नजर। या मुझे एक बार इंटरनेट स्विच करना है ताकि हमारा काम सही हो। ओके। अच्छा, आवाज आ रही है इंजमाम भाई? जी जी सर। ओके। अच्छा, आप लोगों ने आइरिस एलिमेंट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है फ्री ट्रायल। ये आपको 30 डेज का ट्रायल देता है। एक्सपायर हो जाए दूसरी ईमेल एड्रेस से दोबारा बना ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। अच्छा, अब ईमेल एड्रेस कह रहा है, क्योंकि मैं बड़ी ईमेल एड्रेसेस यूज कर चुका हूँ, तो हम जो है ना जरा ये टेम्पररी ईमेल यूज कर लेते हैं। बिजनेस नेम मुझसे मांग रहा है, मैं ये लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ मीडियम साइज बिजनेस है मेरा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यूके का कोई भी एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी यूके का एड्रेस आप डाल लें, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अभी ये कहेगा मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट वेरीफाई करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ईमेल में हम आ जाते हैं एंड ये आ गया एक्टिवेट अकाउंट। पासवर्ड वगैरह सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है, सिंपल है, दैट्स व्हाई मैं ये यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉड्यूल्स है। ठीक है सर, अब इसमें आपने कौन सा वाला यूज करना है तो वो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये आप लोगों ने स्पेसिफिकली ये वाला सेलेक्ट करना, आरएस एलिमेंट टेक्स के नीचे फ्री ट्रायल भी इसका आ रहा है। ठीक है, जवाब भाई नजर आ रहा जी जी जी। है? इस पर क्लिक करना, क्योंकि ये हमेशा हर क्लास में दो चार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इन्होंने गलत बनाया होता है। ये आ गया, स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लें आप।
ओके, ये इस आइकन पे क्लिक करें तो आपकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। सब्सक्रिप्शन इन एसेंस फ्री ट्रायल जो आपका है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम कर लेते हैं। पहले आप लोगों ने करना ही है कि आपने इसमें क्लाइंट एक ऐड कर ले। ठीक है, आप जाए ऐड क्लाइंट आप करें इसमें। अच्छा, क्लाइंट डिटेल के स्टेटस क्या है? क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट है, नॉन क्लाइंट? हम कहते हैं क्लाइंट है हमारा। इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, किसी ट्रस्ट के लिए हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं। क्लाइंट आईडी खुद से कोई नाम रेफरेंस दे दो यार। टाइटल उसके दे दो, लेट्स से हम अपने ही कर लेते हैं। ठीक हो गया, मेल आ गया। अभी हम मैरिड हो गए, पहले हम सिंगल हुआ करते थे। और हम यूके में रहते हैं। ठीक है सर। ये आपका टैक्स रेफरेंस नंबर होता है, यूटीआर नंबर। ये हर इंडिविजुअल के लिए साइन होता है। जिस तरह आपका एनटीएन नंबर होता है पाकिस्तान में, इस तरह यूके में यूटीआर नंबर होता है। फिलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, हम फिलहाल टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ये आ गया। अब डैशबोर्ड में जाके आप अपने लिए टैक्स रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। उसने हमें यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया। हमने कहा चलो जी, करा दो हमें। ये पर्सनल टैक्स रिटर्न हम बना रहे हैं। स्टार्ट अ न्यू टैक्स रिटर्न। अच्छा जी, हम 2025 की टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। जो हमारी टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर होता है उसको हम बोलते हैं SA 100। तो इसको हम यही रहने देंगे और ये हमारा रेफरेंस नंबर आ गया है। हम कहते हैं क्रिएट कर ले इसको। जी, ये हमारे पास हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम डेटा इनपुट करेंगे और हमारी टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहले यहाँ पे स्टेटस आता है। स्टेटस में क्या आता है कि भाई आपका टोटल टैक्स ड्यू कितना है, और बाकी जो लवाजमात है वो यहाँ पे शेयर होते हैं। डेटा इनपुट में आपके पास क्या होता है? डेटा इनपुट में आप यहाँ से ऐड सेक्शन करते हो। आपकी जो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो आप यहाँ पे इंक्लूड करते जाते हो। ये आपके पास आते हैं टैक्स कैलकुलेशन वाला सेक्शन। ये आपकी टैक्स रिटर्न वाला सेक्शन। जो HMRC की अपनी टैक्स रिटर्न है वो बनती जाती है यहाँ पर। और ये आपके पास, अगर आपके पास इस सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन हो तो आप यहाँ से अपनी रिटर्न रिव्यू करके फाइल भी कर सकते हैं। हम फिलहाल जाते हैं डेटा इनपुट पे। अब इंजमाम भाई, हमें ये बताएं, हम किस चीज़ की टैक्स रिटर्न फिलहाल बना रहे हैं? कौन सी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है? एम्प्लॉयमेंट। तो हम ये एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करें सर। जी। अच्छा जी, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमसे ये इन्फॉर्मेशन कुछ मांग रहा है। कहता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हमें बता दो। कह रहा है एम्प्लॉयर नेम क्या है आपका। ठीक है, मैं P60 की वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, वहीं से मैं एम्प्लॉयर नेम देख रहा हूँ। ये भी जो मैं ए बी लिमिटेड लिख देता हूँ। अच्छा, ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस, ये वही पे रेफरेंस है जो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा था। ठीक है, ये हमने वहाँ पे लिख देना है, एम्प्लॉयर का पे रेफरेंस नंबर। अच्छा, अब ये पूछ रहा है डेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड या डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। अब हमारे पास चूंकि P60 है, मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट की है। अब मुझे बाजार ये लग रहा है कि एम्प्लॉय जो है ना, इसके साथ ऑन गोइंग है, कब से स्टार्ट की हुई है। आई डोंट केयर। ठीक है जी। हाँ, अगर इसने ये जॉब छोड़ी हुई थी, मैं P45 एंटर कर रहा होता, देन मैं डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड ये जरूर लिखता। ठीक है। अच्छा, इज द एम्प्लॉय कंपनी डायरेक्टर? नो। डेट सी इज बी का डायरेक्टर, ये वो। इज द क्लोज कंपनी? इग्नोर। हमारे मतलब की चीज जो है यहाँ पर सर वो है
पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ, मतलब ग्रॉस सैलरी आपकी जो थी वो आपने लिखनी है। हम यहाँ पे सैलरी लिख लेते हैं। ठीक हो गया सर? और उसके बाद P60 के लिए आपको सिर्फ एक ये बॉक्स चाहिए, और ये यूके टैक्स टेकन ऑफ, कितना टैक्स आप पे कर चुके हो है 2321.20, ये आपने टैक्स अभी तक इसमें पे किया हुआ। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे सर। ये हमारी पहली सोर्स ऑफ इनकम बीच में आ गई है, एम्प्लॉयमेंट आ गई है, ये मेरी पे थी, ये टैक्स था। हम सीधे जाते हैं टैक्स कैलकुलेशन पे। अब जो इतनी मगजमारी हमने की थी टैक्स कैलकुलेशन पे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाए। 24,185 मेरी ग्रॉस सैलरी थी, ये मेरी टोटल इनकम रिसीव हो गई है। उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस हो गया 12,570। मेरे इनकम जो बनी है जिस पर टैक्स लगना है सर, वो बनी 11,615। ये बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है, इस पर 20% टैक्स लगा। मेरा इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी कितनी? 2,323 पाउंड्स, ये मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी। लेकिन माइनस हमने किया जो हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, माइनस टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट, पेंशन या स्टेट बेनिफिट जो भी है, आपने जितना टैक्स अभी तक पे किए वो ये आ गया। तो आपके 2,323 में से 2,321 पाउंड लेस हो गए जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है वो बनी है 1.8 पाउंड। ठीक है जमाम भैया, तक क्लियर है? जी जी क्लियर है सर। अभी ये 1.8 पाउंड का फर्क पता ही क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम P60 जो देख रहे हैं ना, हम 2 साल पुराने देख रहे हैं, तो थोड़े बहुत टैक्सेस में ऊपर नीचे चीजें आ जाती हैं, कैसा ये आ रहा है। अगर आप किसी साल का P60 उठाओगे तो उसमें कोई फर्क नहीं होता, नॉर्मली 1 पाउंड ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो यूके पेंशन्स एंड यूके यानी जब हमने टैक्स डिडक्टेड किया है तो एम्प्लॉयमेंट ने हमारा 2,321 हमारा काटा हुआ है, ठीक है। अब यूके पेंशन्स का क्या मतलब है? अभी ये देखिए, अब ये टोटली डिफरेंट टॉपिक पे अब चले जाते हैं। आप जब नहीं वो रिटायरमेंट एज पे चली जाते आप जब रिटायरमेंट एज पे चली जाती हैं तो आपको स्टेट की तरफ से पेंशन मिलती है। ठीक है सर, तो उसके ऊपर भी आपसे टैक्स डिडक्ट होता है। और अगर आप लेट्स से एक रिटायर्ड पर्सनल है और आपको पीस बाय द वे पेंशन का भी P60 फॉर्म ही आता है, ठीक है, तो आपकी ग्रॉस एक मिनट पेंशन आपको एक जो मिनट रिसीव। एक मिनट, मेरा अपना ये ख्याल है कि पता नहीं, आप अगर इसको ठीक कर दीजिएगा कि हम ना अलाउ करता है यहाँ पे यूके नेशनल को कि जी आप अपना कुछ हिस्सा पेंशन की मंथ में कंट्रीब्यूशन पेमेंट कर दें, उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और वो एडमिसिबल एक्सपेंस होता है। इज दैट सो? वो एम्प्लॉयर के लिए अलाउबल एक्सपेंस होता है, नॉट फॉर एम्प्लॉय। ओके, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय करेगा वो भी टैक्स का ही हिस्सा होगा। ओके, ठीक है, मैंने वो उस पे क्लैरिफिकेशन। ना आप टैक्स पे करते हो ना आपसे टैक्स डिडक्ट होता है, वो पेंशन जमा होती जाती है। और जब आप 65 ईयर क्रॉस करते हो, रिटायरमेंट एज पे जाते हो, देन वो पेंशन आपको रिसीव होना शुरू होती है और उस पे आप फिर इनकम टैक्स पे करते हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ तक P60 की हद तक हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली, सैलरी डाली। यहाँ तक किसी की कंफ्यूजन है तो वो पूछ। जी यार साहब फरमाए। सर ये इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब आप इसमें से फ्यूचर के लिए एक अमाउंट जो है वो निकाल देते हैं, एम्प्लॉयर को दे देते हैं, तो आपका जो टैक्स स्लैब है जिसको आपने डिक्लेयर करना है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है और बेनिफिट मिल जाता है तब तक के लिए जब तक कि वो आप अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे। वो इस पे नहीं होता, वो चैरिटेबल डोनेशंस पे होता है। आपका ये जो बैंड होता है ना, बेसिक रेट बैंड 37,700, आपने जितनी डोनेशन की होती है उतनी अमाउंट से आपका बैंड एक्सटेंड हो जाता सर वो बिल्कुल सही है सर। एक ये थी कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फ्यूचर बेनिफिट के लिए कुछ एक अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर के पास रहने देते हैं और वो है, उन्हें तो नहीं पेंशन मिलती। कंट्रीब्यूशन ही होती है ना। जी सर।
तो तो सर पेंशन ये जो है कंट्रीब्यूशन ही होती है ना, तो उसका बेनिफिट आपको रिटायरमेंट एज पे मिलता है ना, अभी तो ये नहीं मिलेगा ना। जी सर, तो वो जो है लेट से 10,000 थी, लेट से 10,000 थी, और उसमें से आपने 1,000 जो है वो एम्प्लॉयर के साथ रहने दिया। तो जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर हम 9,000 डिक्लेयर नहीं करेंगे? जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है आप वो वही करते हो, क्योंकि देखो एचएमआरसी के पास आपकी इस हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। पेंशन कंट्रीब्यूशन ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से करते हो, हाँ प्राइवेटली आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो एम्प्लॉयर जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है ना, ये एक सेट पैटर्न के थ्रू होती है, ठीक है। वो एचएमआरसी की गाइडलाइन के मुताबिक ही होती है। वो आप चाहो ना चाहो वो ऑटोमेटिकली डिडक्शन होती है उसकी, उसका आपके इस टैक्स रिटर्न से कोई वास्ता नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो है ये प्योरली एम्प्लॉय का अपना ऑप्शन होता है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होते हैं। उन्होंने 1 रुपया भी पेंशन का नहीं कटवाया था। मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च किया और इसका कोई बेनिफिट मिलता है, लेट मी कंफर्म, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। और इसका मैम ये बेनिफिट दो है। तरह की पेंशन होती है, मैं आपको बता दूं, देखिए पेंशन दो तरह की होती है। एक होती है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, एक होती है पर्सनल पेंशन स्कीम, ठीक है। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम की अलग टर्म्स एंड कंडीशन है और पर्सनल पेंशन स्कीम की अलग टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और वो एचएमआरसी की गाइडलाइन के मुताबिक पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन जो होती है ना, जो आप अपने प्राइवेटली करते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आप जितना करना चाहते हो करो। लेकिन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम जो होती है वो थोड़ा एचएमआरसी की तरफ से उसकी अपनी गाइडलाइन होती है, वो इंशाल्लाह जब हम उस टॉपिक पे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पेरोल से रिलेटेड चीजें। जब हम पेरोल सीखेंगे ये उधर आपको जरूरत पड़ेगी। राइट नाउ अगर आपकी सैलरी से पेरोल पेंशन की अगर पेमेंट डिडक्ट हो रही है, उसकी ना आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको कोई फायदा है ना कोई नुकसान। सर मैंने जो पढ़ा था वो 401 के प्लान्स का पढ़ा था जो यूएस बेस्ड है, और जो मैंने पाकिस्तान का पढ़ा था वो ये था कि जब तक आपके पास रिसीव नहीं हो रही जो चीज़, उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती। और वो तब टैक्स लाइबिलिटी बनेगी जिस वक्त वो आपके पास रिसीव हो रही है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी सर क्लियरेंस चाहिए, नेक्स्ट क्लास में बेशक दे दें। तो रिसीव आपको कब होगी? पेंशनेबल एज पे, जब आप 65 जी सर। साल के हो जाएंगे, ये इस तो मैं आपको उस वक्त से कह रहा हूँ। अब सर आप जब 65 लाइबिलिटी साल के हो जाएंगे और आप रिटायर हो जाएंगे, देन आपको वो पेंशन मिलती है। और वो आपको मंथली मिलती है और कुछ लमसम अमाउंट आपको एक साथ मिलती है। जी जो आपको मंथली मिलती है वो ऐसे ही ट्रीट की जाती है जिस तरह आपको मंथली सैलरी दी जाती है। और उसका भी एक अलग से P60 फॉर्म ही आता है जो आपको मंथली पेंशन और एनुअल उसकी समरी एक P60 फॉर्म की शक्ल में आता सर वो जो लाइबिलिटी है वो तो इन फ्यूचर फिर लगनी चाहिए ना हमारे पर। है। यार पाकिस्तान में आप जॉब की है आपने? सर मैं दूसरी बात करूं आपने जो पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान में जॉब की? सर एम्प्लॉयमेंट में मैंने नहीं की। ओके, मैं करूँ ना, मेरी सैलरी से ईओबीआई डिडक्ट होता है, जी सर। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट, ठीक है जी। अब जी ये सर। मेरी सैलरी से आज डिडक्ट हो रहा है, मुझे इसका फायदा नहीं है, मुझे तब इसका फायदा होगा जब मैं रिटायरमेंट एज पे चला जाऊंगा, तब जी मुझे वो सर। पैसे मिलेंगे या मंथली मिलेंगे या लमसम जो भी होता है वो होगा। यूके में भी ऐसे ही होता सर वही है कि जब आपका ये डिडक्ट होता है तो गवर्नमेंट आपको इस के ऊपर तो चार्ज नहीं करती जब तक कि है आपको वो रिसीव ना हो जाए। सर। सर ये ना कैश मैंने अभी यहाँ पे एक मिनट गूगल से ना पता किया है, इन द यूके पेंशन कंट्रीब्यूशन का टैक्स रिलीफ भी मिलता है, उस पे ये लिखा हुआ है। और ये पेंशन कंट्रीब्यूशन रेफर टू द पेमेंट मेड इनटू पेंशन स्कीम टिपिकली फ्रॉम एन एम्प्लॉय सैलरी एंड एन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन along with tax relief from the government for workplace pension. The minimum total contribution is 8% of the employees qualifying earning, with at least 3% from the employer, and the remaining 5% split between the employee and tax relief. यानी ये है इस तरह का कोई चीज, वो हमें और फर्दर इसकी डेलिब्रेशन करके हम अपने लेवल पे भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, और मैम, हम इसको हमें मिल के हमें लर्न कर लेंगे। हम जब पेरोल प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, जब हम पेरोल बनाना शुरू करेंगे, उसकी एम्प्लॉयज होंगी, उनकी सैलरीज हम जब कैलकुलेट करेंगे, उनके टैक्सेस हम कैलकुलेट नहीं है। राइट नाउ हम जो कर रहे हैं ये उससे रेलेवेंट है। सही। अब मैं अगर आपको सीधी सीधी बात बताऊं,
आप जब यूके में जॉब कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिएगा, उनकी सैलरी से इनकम टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स का आपको इस टैक्स रिटर्न में कोई बेनिफिट नहीं है, और ना आपकी जिंदगी में उसको कोई बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट आपको बिल्कुल सिर्फ यही है कि बिल्कुल आप ठीक कह यूके में रहे रह हैं। रहे हो, उन्होंने आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, ये उसका एक सब का आपसे टैक्स ले रहे हैं। सेम एज पेंशन, पेंशन इज टोटली डिफरेंट थिंग, वो भी आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होता है, लेकिन उसका आपके टैक्स रिटर्न से कोई ताल्लुक नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, बट उसका आपके टैक्स रिटर्न से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ जो इनकम टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है वो हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट है, और वही हमारा राइट ऑफ फोकस। अच्छा जी, इस्माम भाई प्लीज आप जरा दोबारा तशरीफ लाइएगा। जी जी सर, मैं इधर ही हूँ। अच्छा इंजमाम भाई, हम P60 में कोई कंफ्यूजन अगर किसी को आ रही है, P60 फॉर्म से हमने ग्रॉस सैलरी ली, इनकम टैक्स लिया, वो हमने डाला, हमारे पास 1.8 पाउंड का टैक्स बना, या तक किसी को कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है। आगे जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो भी रह जाएगा, जो आप पूछेंगे वो भी नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं आपको एक चीज एक सीक्वेंस से करा रहा हूँ, जारी बात है, मैं आप लोग की अगर 12 12 बैच पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं पिछले 11 बैच पढ़ा चुका हूँ, तो आई नो कि मैं किस फ्लो में काम लेके चाहूंगा। ठीक है, आई नो आप लोग के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अ, अपनी जगह पे आके उसको हम केटर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप लोग को वो चीज समझ आ रही होगी, बाकी जो 30 35 बंदे बैठे हो उनको नहीं समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमने सबको लेके चलना है। अच्छा जवाब भाई, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, यार जी ये जी। बंदा जो है, इसने जो ये जो AB किचन लिमिटेड से लेट्स से इतनी सैलरी ली और इतना उसने टैक्स पे किया है, अगर हम इसी कंपनी ने इसी एम्प्लॉय को वो गाड़ी भी दी हुई है, तो चलेगा ऐसे? वो तो मतलब नॉन कैश बेनिफिट में आएगा। वो हम जो है। वैसे जस्ट हम्म जस्ट एक बात कर रहे हैं कि जिसका ये हम्म, P60, जैसे मोहम्मद वकास का P60 था, ये उसको ठीक। तनख्वाह मिली थी, ये उसकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हुआ था, लेकिन इसको एक नॉन कैश बेनिफिट भी दिया गया था गाड़ी की निस्बत में, जो कि P11D में है हमारे पास। जी जी। हो सकता है ऐसा तो ही होता है, सैलरी भी जी मिलती है, जी। कैश बेनिफिट नॉन कैश बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर हम थोड़ा सा P11D पे आ जाए और यहाँ पे देखें, तो हमें इंजमाम भाई कौन सा बेनिफिट मिल रहा है? हमें कार एंड फ्यूल बेनिफिट मिल रहा है, जी जी। जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से रिलेटेड बेनिफिट मिल रहे हैं, जो कि मिल रहे हैं 1634 पाउंड। एम आई राइट? जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे तो मैंने अपनी जो मुझे सैलरी मिली थी टैक्स डिडक्ट हुआ तो मैंने लिख दिया, ठीक है सब। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं बेनिफिट्स, सही सब। इस बेनिफिट में अगर मैं नीचे आऊँ, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स मेंशन है कि आपको कौन सा बेनिफिट मिला हुआ है। कंपनी कार मिली है, फ्यूल फॉर कंपनी कार मिला हुआ है, कंपनी वैन, फ्यूल फॉर कंपनी वैन, ट्रैवलिंग, सबसिस्टेंस, एंटरटेनमेंट, प्राइवेट मेडिकल, टेलीफोन, प्रोफेशनल फी, वाउचर, क्रेडिट कार्ड। तो हमें इनमें से कौन सा बेनिफिट मिला हुआ है सर? कार, कंपनी कार। कंपनी कार मिला हुआ है, और वो कितनी अमाउंट का हमें मिला हुआ है? तो और वो वन। हमें मिला हुआ, अ, हम अभी देख लेते हैं सर। सर हमें जो कार बेनिफिट मिला हुआ है वो, अल्लाह आपके भला करे, मिला है 1634 पाउंड। ठीक है सर, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपनी मेरी सैलरी में वो टैक्सेबल बेनिफिट भी ऐड हो जाएगा। ये देख सर, पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, 24,185 जो मुझे ग्रॉस सैलरी मिली थी वो आ गई, प्लस बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव। ठीक है, जो P11D से मुझे बेनिफिट मिला वो मिला 1634 पाउंड। मेरी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी बनी? 25,819 पाउंड। ठीक हो गया? अगेन उसमें मेरी टोटल इनकम में से मेरा पर्सनल अलाउंस गया, मेरी टैक्सेबल इनकम रहेगी 13,249, जो कि बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है, उसमें मैंने 20% टैक्स लगा। मेरा इनकम टैक्स बना 2,649 पाउंड एंड 80 पेंस। इसमें से मैंने जो टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है अपनी ग्रॉस सैलरी पे वो लेस हुआ, और मेरा इनकम टैक्स ड्यू जो बना है वो बना है 328 पाउंड एंड 60
ठीक है सर। सर इसमें क्वेश्चन एक ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उसमें जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, लाइक ये है कि कैश विड्रॉल के ऊपर, यूटिलिटीज के ऊपर जो है उसका, वो हम जो है वो कैटर करते हैं फाइनल लाइबिलिटी में से। तो इसमें जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, फर्ज करो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं है लेकिन आपने टैक्स की कोई जमा करवाया हुआ है, तो वो क्या डिडक्ट कर सकते फॉर हैं इस एग्जाम्पल लाइबिलिटी? कौन सा टैक्स? लाइक जिस तरह फॉर मैंने एग्जाम्पल कहा, यूटिलिटीज के ऊपर हो गया या फिर कैश विड्रॉल के, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं यूटिलिटीज पे होता। पाकिस्तान में आपसे डिडक्ट होता है विद होल्डिंग टैक्स, यूके में विद होल्डिंग विद टैक्स होल्डिंग डिडक्ट टैक्स। होता है, वहां पे जी वैट डिडक्ट होता है। ठीक जी है, जी। वहां पे जनरल सेल्स टैक्स जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना वो डिडक्ट होता है। और जनरल सेल्स टैक्स कौन बेयर करता है? एंड कंज्यूमर बेयर करता है। ठीक है, एग्जैक्टली यस। तो यूके में विद होल्डिंग टैक्सेस शायद ही कोई हो, नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही है। वो नहीं होता कि बिजली बिल का विद होल्डिंग टैक्स निकाल के छाप दिया, या मोबाइल बिल, इस तरह की चीजें नहीं होती। यहाँ पे वेल्थ ठीक है स्टेटमेंट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भजन जितने मैंने अर्न किए हैं उस पर टैक्स भी दे दिया और फिर मैं आपको बताऊं भी कि मैंने पैसा खर्च कहाँ किए। इट डजेंट मेक एनी सेंस। यूके में ऐसा कुछ नहीं होता। ये पता नहीं ठीक। पाकिस्तानियों को क्या शौक है कि भजन मैंने हाउस होल्ड पे इतने पैसे खर्च किए, फला जगह इतने किए। भाई टैक्स है, तुम्हारा मतलब है टैक्स दे दिए, बाकी काम करो। जी ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा उस P45 को भी कर लेते हैं। हम ये एज्यूम करें जो वकार साहब है वो अभी राइट नाउ तो एबी किचन के साथ जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये इसी साल में इनकी एक और जॉब भी थी जो कि वो छोड़ के आए हुए हैं। और वो जॉब की, अल्लाह आपको भला करे, एक और कंपनी से। तो हमें एक और सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, हमें एक और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी इसमें। चलो जी, अगेन एम्प्लॉयर जो हमारा था वो दैट वाज और एच हैंडलिंग लिमिटेड। उसका पेई रेफरेंस नंबर वाज 419/A836। डेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड हमें नहीं चाहिए, डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड हमें अलबत्ता जरूर चाहिए, जो कि हमने किया 14 जुलाई 2024। मैं डेट चेंज करूँ ताकि हम अपने रेलेवेंट टैक्स ईयर में आ जाए। ठीक है सर, ये लिख दिया। अब ये डायरेक्टर नहीं था, सिंपल एम्प्लॉय, दस हम ये बॉक्स टिक नहीं कर रहे। अगेन हमें सैलरी कितनी मिली? वो मिली थी 9198.06। टैक्स डिडक्ट कितना होता? 1001 हम टैक्स पे कर चुके थे। अब क्या होगा, मेरी दोनों एम्प्लॉयमेंट्स ऐड हो जाएंगी, मेरा जो टैक्सेबल बेनिफिट था वो ऐड हो जाएगा, उस सब को मिला के एक फिगर बन जाएगी, उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस होगा। फिर मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उस टैक्सेबल इनकम पे मेरा इनकम टैक्स रेट लगेगा। और जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें से मेरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस होगा, जो कि वो इस एम्प्लॉयमेंट के 1001 ये भी डिडक्ट होगा, और वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जो 2300 समथिंग हम पे कर चुके हैं वो भी लेस होगा। दोनों कंबाइन होकर 3000 समथिंग बन जाएगा, वो लेस होगा। और फाइनल हमारे पास एक टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं। अगेन हम टैक्स कैलकुलेशन पे आते हैं। तो सर, मेरी जो ग्रॉस सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, P60 वाली भी और P45 वाली, ये दोनों ऐड होकर बनती है 33,383 पाउंड्स। मेरा टैक्सेबल बेनिफिट जो बना था नॉन कैश P11D का, वो था कार बेनिफिट फ्रॉम माय करंट एम्प्लॉयमेंट, जो कि बना 1,634 पाउंड्स। मेरे टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम बनी 35,017 पाउंड्स। इसमें से मेरा पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, मेरी टैक्सेबल इनकम बने 22,447 पाउंड्स, जो कि मेरी बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है, उसके ऊपर 20% टैक्स लगा। माई टैक्स लाइबिलिटी इज 4,489 पाउंड्स और 40 पेंस। इसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ 1001 पाउंड ऑन P45, और मेरा कितना था उस पे 2,321 पाउंड्स मेरे P60 पे। तो दोनों मिलके बने 3,322 पाउंड्स एंड 20 पेंस। तो 4,000 में से ये लेस हुआ, मेरा इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी 1,167 पाउंड्स एंड 20 पेंस। जी इंजमाम भाई।
मजा आया? जी जी सर। कोई मुश्किल? नहीं बस कोई मुश्किल नहीं सर। ये जितनी प्रैक्टिस हम करते जाएंगे तो इतना ही आपका हाथ साथ साफ होता जाएगा। अब जाहिर बता, पहली बार ये सॉफ्टवेयर यूज करे, थोड़ा यूज हो रहा है, मुश्किल जरूर होगा। ये हम आगे 1 महीने तक इसको चलाते ही रहेंगे, तकरीबन डेली इस पे हम खेलते रहेंगे, तो आप आदी हो जाएंगे। और जाहिर बात है, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो यूज टू साथ हो जाओगे। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये हारिस रहमान साहब। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, पहले आपने ये बात की कि यूके में जो है सर आपकी विथ होल्डिंग जो है वो नहीं होती। तो सर मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि अगर एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काट रहा है, जिसको सर हम एडवांस टैक्स कहते हैं, तो सर ये विथ होल्डिंग की सर आपकी कैटेगरी में आ जाता है ना? कह सकते हो, कह सकते हो। लेकिन ये जो है ना, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से तो नहीं काट रहा ना। HMRC ने उसको कहा कि भाई आपने टैक्स काटना है इतना। सर तो पाकिस्तान में भी एफबीआर भी की तरफ से गाइडलाइंस होती है ना कि आपने काटना चलो, है। चल आप विद होल्डिंग टैक्स कह दो यार, क्यों सकते हो। चले सर, अब मैं लेकिन से मैं मैं एक्चुअली जो कहने का मकसद था, वो जो हम बिजली के बिल और घर के किराए और ये चीजें जो निकाल लेते, इस तरह की चीज जो नहीं, ये यूपी में। नहीं सर, वो तो एक्सपेंसेस है ना सर, और वो तो सैलरी में आपकी होती ही नहीं है, वो तो आपकी नहीं बिजनेस। नहीं, जो आपने विद होल्डिंग टैक्सेस दिए होते, जो बिजली के बिल पे हो गया, गैस के बिल पे, टेलीफोन बिल हो गया, उससे जी जो जी हम विद होल्डिंग टैक्सेस निकाल रहे होते ना, इस तरह के जी। मामला आते हैं। अच्छा अच्छा सर, ये तो इधर होता है सर, फिर आप आगे एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, इस तरह की एडजस्टमेंट वगैरह कोई यूके में नहीं होती। ठीक हालांकि आपकी सैलरी से जो एक मेजर टैक्स और डिडक्ट हो रहा होता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, जो कि तकरीबन वो 11-12% वो भी डिडक्ट हो रहा होता है आपकी ग्रॉस सैलरी पर। उसका आपको कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, जिसको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो भी है। हम जी पढ़ेंगे जब हम आगे रेलेवेंट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। सर, यहाँ पे तो सिर्फ रिजीम समझते समझते जो है ना बंदे की जो है ना खराब हो जाती है, इधर तो बड़ा सर इन्होंने अगर मुश्किल। अगर एक बंदा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो उसकी ये टैक्स रिटर्न जितना आप लोगों जी ने देखा, बस ठीक ठीक है। है सर। एनीवन एल्स? किसी को कोई चीज समझ नहीं है, कोई कंफ्यूजन, फील फ्री टू आस्क। हमारा लेक्चर आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मैं जो थोड़े बहुत टैक्सेबल बेनिफिट्स है जो कॉमनली यूज्ड हो सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को, जरूरत आप लोग को नहीं पड़नी चाहिए कभी लाइफ में कि यार आपको कैलकुलेट करना पड़े मैनुअली, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करता है। लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आप किस तरह से। जी अच्छा हारिस, सर, आईफोन वाले। क्वेश्चन बेसिकली दो क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट कौन बात इनकम कर रहा है है? वो उसकी जो है वो रिटर्न कौन फाइल बात कर करना। रहा है? इंतमाम सर मैं ही बात कर रहा हूँ, आपने अनम्यूट पहले अल्लाह किया। करो भाई, जिनके रेज हैंड है पहले उनको तो बात करते हैं दोनों। अब आपके अच्छा पास, सही, सही है सॉरी। आपको टिकट तो नहीं है ना कि आप भी सिर्फ बात करोगे। ये हारिस, आईफोन वाले भाई। सर जी, बस क्लास के बाद 5 मिनट चाहिए। नहीं बस कर दो यार, वो रोजाना रोजाना नहीं होता मुझसे, क्या हो गया, बस करो यार। क्या पूछना क्वेश्चन है? चाहिए इसी के रिलेटेड, तो इसलिए क्या चीज चाहिए? इसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो भी एक क्लास में पूछो ना सर, हम बैठे हुए हैं। सर, ये फिर क्लास लेंथी हो जाएगी। तो उसके बाद भी तो मेरे लिए लेंथी होगी, मेरे लिए तो एक ही बात है। सबके लिए हो जाएगी। अच्छा सर, बेसिकली जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है, क्योंकि मेरा जो अपना कैरियर रहा है वो रहा है, मैंने टैक्सेशन की IBA से, हम्म। और ये तो मैंने आपको बताया था CTP भी किया। तो उस हिसाब से भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, और जो मैंने 401 के प्लान्स के बारे में पढ़ा जो US बेस्ड है, जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अगर एक कंट्रीब्यूशन लेते हैं सैलरी का, तो अपनी तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन डालते हैं, जो कि बेनिफिट्स में काउंट होता है, बेनिफिट्स में काउंट होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि एट द मोमेंट उनका जो एग्जिस्टिंग सैलरी है वो रिड्यूस हो जाए। लेट्स से वो 40,000 है, तो वो 38,000 पे चली जाए या 37,000 पे चली जाए, ताकि इस मोमेंट के ऊपर उनको एक टैक्स रिलीफ मिल जाए, इस तरीके से कि उनके पास वो सैलरी नहीं आ रही। और आप इन यूके फ्यूचर की बात जो है, कर रहे हैं? सर माजर, आप यूके की बात कर रहे हैं? जी सर,
सर अभी मैं वही इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके देख रहा था, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी इसमें यार इस कि तरह ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से आप अपनी सैलरी कम शो कराते हैं? देखो, आपको जो सर सैलरी मिलती है उसमें से दो तीन चीज आपसे डिडक्ट होती है, ठीक है जी। एक आपसे होती है आपका इनकम टैक्स, जो कि हम यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं। जी सर। आपसे एक डिडक्ट होता है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पेरोल करेंगे। और एक चीज और आपसे डिडक्ट हो सकती है जिसको हम कहते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जी सर। इसका आपका सैलरी रिड्यूस करने से, इसका आपका इनकम टैक्स कम बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। सर जो हमने कंट्रीब्यूट की है, लेट्स से 2000 हमने कंट्रीब्यूट की है, तो उसके ऊपर टुवर्ड्स इनकम टुवर्ड्स किस चीज? अर्जेंटली नहीं लगना चाहिए। लाइक एट द मोमेंट वो इनकम टैक्स में काउंट नहीं होना चाहिए, वो फ्यूचर में अब काउंट किसने होना कहा? चाहिए जब वो पेंशन के थ्रू हमें वापस मिलता है। ये आपको किसने कहा कि नहीं काउंट होना चाहिए? सर ये मैं अभी देखो, वेबसाइट में आप पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है सर। जी सर। अब वो एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एक कमेटी आपने डाली, ठीक है। अब आपको टैक्स आप पे जो लग रहा है ना, वो आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन पे नहीं लग रहा है। पेंशन पे तब लगेगा जब आपको एक्चुअल पेंशन रिसीव्ड होगी। अभी आप पे टैक्स लग रहा है कि भाई आपकी इतनी तनख्वाह है, इस तनख्वाह पे आपने इतना टैक्स पे करना है। वही उसी पे आपको टैक्स लगेगा ये जो आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है। दो दफा हो जाएगा ना, अगर हमें अभी भी लगेगा और जब पेंशन हमें रिसीव हो रही है, जो कि ऑलरेडी हमने रिसीविंग के बाद 2000 कंट्रीब्यूट किया है, तो वो इन फ्यूचर जब पेंशन हमें मिलेगी तो चलो, उसके फिर हमारे ऊपर लगेगा, या फिर पेंशन आप बताता हूँ। आपने तनख्वाह ली, आपकी एक लाख मुझे दो तनख्वाह है, मुझे ठीक है सर। जी सर। दो प्याली दो। आप प्लीज, जो भी बोल रहे हैं, आपने सैलरी ली, आपने 10,000 साइड पे किए कि भाईजान मैं इस पे जो है ना मीजान बैंक के इनकी जो फंड्स वगैरह होते हैं वो परचेज कर लेता हूं ताकि फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट मिले। सॉरी अब सर, ये आपने, लेट मी फिनिश। रिसीव करने से पहले जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हमें सैलरी देते ही नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे एक एग्जांपल बता देना कि यार ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरी ग्रॉस सैलरी ये रिड्यूस हो जाती सर है। ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो है 401 के प्लान की, जिसके यार अंदर इट्स नॉट यूएस, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, इट्स नॉट फॉर वन के, फॉर वन के है क्या चीज? सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह से जब होता है पाकिस्तान में भी और कहीं पे भी, तो सैलरी मिलने से पहले ही अ पार्ट ऑफ दैट सैलरी इज डिडक्टेड। फॉर व्हाट? सर ताकि ये जो है ये इंस्टीट्यूट हमें फ्यूचर में जाके दे। आई डोंट नो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दें कि मैं इस चीज की बात करूं तो मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब दूं राइट नाउ। जी। मुझे ऐसा अस्सलाम कुछ माइंड वालेकुम। में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज, प्लीज, एक जी। बंदे से बात हो रही, उससे बात हो जाए देन फिर आप बोलिएगा। जब आपका नाम कॉल किया जाए तो प्लीज फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके आपको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरीश भाई, देखिए बात ऐसी है, मुझे ऐसी कोई चीज माइंड में नहीं आ रही है कि जिससे अब मेरी ग्रॉस सैलरी डिडक्ट हो जाए, मेरे टैक्स मुझे बेनिफिट मिले। हाँ, अगर आप मुझे कोई एग्जांपल बता दें कि मैं ये चीज कहीं देखी थी, पढ़ी थी या सुनी थी, ये क्या चीज है, मैं उस पर आपको जरूर ऐड कर दूं, क्योंकि राइट नाउ मुझे नहीं याद पड़ रहा कि यार मेरी सैलरी से क्या क्या डिडक्ट हो सकता है और उसकी वजह से मेरे इनकम टैक्स रिड्यूस हो सके। नो, आई डोंट थिंक सो राइट नाउ, ऐसे कुछ माइंड में आ रहा है मेरे। अच्छा सर, इसके ऊपर मैं एक रिसर्च करके मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल जो मैंने अभी सर्च किया है उसके ऊपर ये शो हो रहा है टैक्स फ्री कैश अपॉन रीचिंग अ सर्टेन एज, यूजुअली 55, you can typically withdraw a portion of your pension pot tax free। आर वी टॉकिंग अबाउट और पेंशन राइट नाउ? सर ये पेंशन क्या, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम जो टॉपिक देख रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोग से एक बात कही, हम राइट नाउ बात करें ग्रॉस सैलरीज की, आप तनख्वाह ले रहे हैं। पेंशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। पेंशन तब होगी जब आप अभी जॉब कर रहे हो, आप 65 साल की जब हो जाओगे, आप हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हो और 65 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी, वो तब की बात है। सर इसमें एक प्लान होता है, मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा। इसमें एक प्लान होता है, चलो, अगर आप रिटायरमेंट से पहले जो आपकी इनपुट है वो तमाम आप निकलवाना चाहते हैं, और उस केस में भी आपके ऊपर टैक्स लगता है, और अगर तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सैलरी ही वो टैक्स जमा करा दिया था,
तो उसके बाद फिर से वो टैक्स लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट से हमारी पिछली जो सैलरीज थी वो बेस सैलरी स्लैब के अंदर आ रही थी, लेकिन जब हमने एक साथ ये पेमेंट निकलवाई तो ये एक्सीड कर गई, लेट से इट्स नाउ 47,000। तो ये हमारा न्यू स्लैब रेट के हिसाब से लगना चाहिए एट द मोमेंट जब आपको वो रिसीव हुए पैसे। बट जी फर्दर मैं ये बिल्कुल। आपको बता दूंगा रेफरेंस के साथ। तो सर ये तो तब इम्पैक्ट करेगा ना जब आपको वो रिसीव होगा ना, जी सर। तो तब की तब देखी जाएगी। राइट ना मुझे एक सूखी सी तनख्वाह मिल रही है, हम उस पर टैक्स कैलकुलेट कर, हम फिलहाल एम्प्लॉयमेंट इनकम डिस्कस कर, पेंशन के जवाब तो भी देख लेंगे कि भाई उसमें कितना जोर है। ठीक है। चलें सर, ठीक है सर। वकास साहब आपने रेज हैंड किया, काइंडली अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा मे बी नॉट रेलिवेंट टू दिस टैक्सेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रिफ्रेशर कोर्स है या ट्रेनिंग कोर्स है, क्या इसको हम एज अपना ACCA का CPDs डिक्लेयर कर सकते हैं? इफ़ यस तो ये कितने आवर्स की ट्रेनिंग कंसिडर होगी और इसका एंड पे क्या हमें कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा? यार सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसका CPD में काउंट होना बनता है नहीं बनता ये मैं पूछ के बता दूंगा, बट आई थिंक सो नहीं। मैं इंस्टीट्यूट से पूछ के बता दूंगा, लेकिन राइट नाउ जो मुझे फीलिंग आ रहा है, I think आप CPD में इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, चलें, आई वेट फॉर दैट इन द ग्रुप। एंड सेकेंडली, ये टोटल कितने आवर्स का ट्रेनिंग सेशन होगा? यार ये हमारे तकरीबन 2.5 महीने ही चलता है यार, ओके, तो आप खुद ही ठीक है। कैलकुलेट कर लो एंड कितने आवर्स बनते हैं। वीकली 2 क्लासेस होंगी, 3 घंटे वीकली बनता है, 4 वीक्स के लो तो 12 12 24 30 35 घंटे तो बन ही जाने चाहिए। सही है। ठीक है। एंड लास्टली, ये अभी जो हमने IRIS का पोर्टल यूज़ किया है, ये और HMRC का जो एक्चुअल पोर्टल है, ये सेम होता है या इसमें डेमो के लिए ये डिफरेंट है? ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, इससे आप टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हो। वैसे आप HMRC के पोर्टल से भी टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको इन सॉफ्टवेयर पे ही स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा HMRC उस चीज को खत्म करती जा रही है कि आप पोर्टल से जाके मैन्युअली सबमिट कराते थे। अभी आपको कोई ना कोई कमर्शियल यूज सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, नॉट राइट नाउ बट विद इन ईयर। क्योंकि पहले आप कंपनी के अकाउंट जो थे ना, आप डायरेक्ट जाके गेटवे अकाउंट से जमा करा सकते थे। अब जो विद इन नेक्स्ट ईयर है, 31 मार्च के बाद से आप नहीं करा सकोगे। तो दैट्स व्हाई अच्छा ये है कि आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे आप ग्रिप बना लो। सही है, चलें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जलाल साहब फरमाएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ये अदर देन पे जो है उसको कैटर कर सकते हैं? और सेकंड ये है कि सॉरी, चूंकि पहले हमारी पहले क्वेश्चन क्या मतलब है आपके? मतलब अदर देन पे कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट इनकम हो सकती है कि जो जो मतलब एज ए एम्प्लॉयमेंट इनकम जिसको हम कैटर कर सकें? वो छुपी हुई इनकम हो सकती है, क्योंकि आप लीगली अगर आप यूके में काम करते हैं ना, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम P60 पे ही आती है, जो कि आपके एम्प्लॉयर को भी पता होती है, HMRC को भी पता होती है और आपको भी पता होती मुझे अब मैं उसमें कंफ्यूज था, जो कमीशन वगैरह होती है क्या वो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है? कोई स्टेट है। बेनिफिट, वो आपकी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? इनकम ही होती है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ही कंसिडर की जाती है। अब आप अगर पाकिस्तान में जाते हो और आपको बोनस मिलता है एनुअल, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सही है। क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर जो है वो उसको डायरेक्ट कॉस्ट तो कंसिडर करते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है ना, कमीशन को ट्रीट नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन ये था कि किन सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट के इनकम के केस में हमें ऐसे 100 जो है वो फाइल करने की ज़रूरत होती है? यूके में हर एक इंसान जो कि कोई ना कोई इनकम अर्न कर रहा है, उसको ऐसे 100 टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती है। अ, मतलब हमारा तो टैक्स ऑलरेडी कट रहा है ना, तो हमें तो ज़रूरत है या नहीं इस सिचुएशन में?
यार ये थोड़ा सब्जेक्टिव इस तरह हो जाता है, अगर आपकी प्रीवियसली कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है ना, अब इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आपके एचएमआरसी के पास जो पोर्टल होता है ना, उस पे आपने देखना होता है कि एचएमआरसी ने आपको टैक्स रिटर्न के लिए नोटिस इशू किया है या नहीं। ठीक है, अगर आपकी ठीक सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है एचएमआरसी के नोटिस में है, तो वो आपको नोटिस ही इशू नहीं करती है। और अगर एचएमआरसी ने आपको नोटिस इशू किया हुआ है तो आप कह दो कि भाई मेरी सिर्फ यही सोर्स ऑफ इनकम है, एचएमआरसी को आप लेटर कर भेज सकते हो, तो वो जो है ना आपकी, वो आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, आपकी टैक्स रिटर्न रिवर्ट कर देते कि सही है, इसका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली करवाते हैं तकरीबन सारे ही। ठीक है, मतलब इसलिए इसके लिए कोई स्लैब तो नहीं है कि स्लैब के अंदर जो अगर आती हो हायर या मिनिमम हो, या उसमें क्योंकि कोई? आपसे आपसे टैक्स आपकी इनकम के मुताबिक ही डिडक्ट हो रहा होता है ना। जी ठीक है। ठीक, थैंक यू। ओके। जी अदील अलवी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरे वालेकुम सलाम। दो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग, एक तो हमारे एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस से रिलेटेड, यूके पेंशन एंड स्टेट बेनिफिट जो हमने डिडक्ट किया आफ्टर डिडक्ट कैलकुलेटिंग आवर टोटल इनकम। तो दूसरा ये है सर, एसआईपीपी जो सेल्फ इन्वेस्टेड पेंशन प्लान्स होते हैं, क्या वो सेम यही होते हैं या वो डिफरेंट चीज होती है? सर सर पेंशन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख ले, हम पेंशन नहीं देखते हैं ना। जब हम पेंशन पे जाएंगे तो हम बिल्कुल आपको हर एक चीज बताएंगे पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, ओके क्योंकि अभी हम वो टॉपिक चूके नहीं कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बन जाएगी। ठीक है। सर, क्योंकि बस इसमें जो आपने सर जो मेंशन किया ना, यूके पेंशन एंड स्टेट बेनिफिट्स, दैट्स व्हाई मैं इसको सर सर मैं तो पेंशन का नाम नहीं ले रहा था, ये बीच बीच में दो तीन बंदे बार बार आ रहे थे, वो पेंशन पेंशन का, मैंने कहा भाई पेंशन से हमारा भी फिलहाल कोई वास्ता नहीं है, पेंशन जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम, फिर आगे जाते जाएंगे, पेरोल जब आएगा तब हम पेंशन और ये नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ये चीजें हम डिटेल में देखते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके ओके। जी मोहसिन साहब। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि एक एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है, और क्या वो उसी एम्प्लॉयर से इंसेंटिव की मद में कमीशन भी ले सकता है, और क्या वो एम्प्लॉयमेंट इनकम कहलाएगी या उसको हम किसी और हेड में क्लासिफाई करेंगे? आप क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं या टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं? टैक्स रिटर्न की बात कर सर रहे हैं। टैक्स रिटर्न की बात करें सर। सर वो आपकी P60 का पार्ट ही बनता है और उसके ऊपर आपने आपसे टैक्स डिडक्ट होता है, तो आपकी सैलरी P60 की का पार्ट कंसीडर बनेगा की वो। जाती है। जी ठीक। ओके, चलिए गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तो आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, या ये सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, थोड़ा सा डिटेल में देखें, अब कोई चीज़ समझना है तो चल नेक्स्ट क्लास में इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।